ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, भाई यहां से जो फॉर्मूले आपके आएंगे और जो चीजें निकल के आएंगी वो आपको पता होनी चाहिए, समझ गए? तो जरा देखिए इधर, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। वो कह रहे हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट किसे निकालते हैं? जब किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए। यहां पर किसको डिवाइड कर रहे हैं? चार्जेस को। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। समझ आ रही बात या नहीं? अच्छा, बेसिकली आप ऐसे समझिए कि ये एक मान लीजिए रॉड है आपके पास, ठीक है, और इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, इस पॉइंट पे आप देख रहे हो कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए, एक सेकंड में। तो वो आपका क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। समझ आ रही बात है? नहीं, किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं, वही आपका क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अच्छा, सपोज q यूनिट्स ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन t सेकेंड्स, देन द इलेक्ट्रिक करंट I इज गिवन बाय, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे एक बार और लिख देता हूं मैं, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज ओवर टाइम। ठीक है, अच्छा, इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, अच्छा, अब कैसे पता चलता है? भाई एक बात बताओ, क्या आप बैठ के गिनोगे यहां पर भैया कितने निकल गए? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन, इतनी देर में तो करोड़ों निकल जाएंगे यहां से इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हम लोग तो भाई इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि इसे मेजर करने के लिए हमें कोई ना कोई डिवाइस चाहिए, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो इसको कैलकुलेट करे। सो द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। समझ आ रही बात है नहीं? अभी मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, उस चीज को याद रखना, रेजिस्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल कम होना चाहिए। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मैं ओवरव्यू दे देता हूं, आगे आप जब ओम्स लॉ आएगा तो पढ़ोगे दोबारा से। ठीक है, रेजिस्टेंस का काम होता है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकना। रेजिस्टेंस का क्या काम होता है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकना। तो जो रेजिस्टेंस है वो इस फ्लो को रोकना चाहता है। आप ये बताओ, अगर इसमें से इलेक्ट्रिक जो करंट है वो अच्छे से पास होगा तब इलेक्ट्रिसिटी अच्छी फ्लो होगी, या फिर इसमें अच्छे से फ्लो ना हो तब? कहने का मतलब ऐसा कंडक्टर, ऐसी वायर जिसमें से अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाए, चार्जेस फ्लो हो जाए, वो अच्छा कंडक्टर है। जिसमें अच्छे से पास ना हो वो अच्छा कंडक्टर है, जिसमें आराम से। ऐसे कंडक्टर्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है अच्छे से, उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ऐसा आपको कहां पे देखने को मिलता है? जैसे आपने हीटर वगैरह देखे ना, हीटर में अगर आप जैसे ही लगाते हो वो गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो इनको हम यूज करते हैं अपने ओवन मशीन्स में, गीजर वगैरह में यूज करते हैं, या फिर रॉड वगैरह जो हम प्रेस में यूज करते हैं। समझ आ रही बात है नहीं? लेकिन हमें जो हम अपने घरों में वायर यूज करते हैं वो ऐसी यूज करते हैं जिनका रेजिस्टेंस कम हो, जैसे कि कॉपर, क्योंकि वो हीट नहीं करेगा, हीट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह नहीं होंगे, शॉर्ट सर्किट्स वगैरह नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एमीटर में से अगर क्या हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो तो हीट कर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स भी अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कितने फ्लो कर रहे हैं। सो बेसिकली हमें एमीटर ऐसा बनाना होता है जिसका रेजिस्टेंस कम हो। ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, तो लो होना चाहिए, ठीक है, या मिनिमम होना चाहिए। हर एक चीज में रेजिस्टेंस होता है, लेकिन एमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो कम होना चाहिए। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर विच इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल A। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। यहां पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट भी क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। समझ आ रही बात या नहीं? आगे बढ़ते हैं। 1 एम्पियर। देवी और सज्जनों जरा ध्यान दीजिएगा, अभी हमने एक करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, अगर
1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में पास हो जाए तो इस केस में करंट कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। जरा ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट चीज है। यह है वायर, इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाना चाहिए? 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाने चाहिए 1 सेकंड में। ऐसे पलक झपकाई और इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाए, तब इसको हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर करंट। समझ आ रही बात है? नहीं तो वो यही तो कह रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज पास होना चाहिए। 1 कूलम का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18। समझ आ रही बात है? नहीं, और कि 1 सेकंड में अगर ये पास हो जाए तो उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। सो ए 1 कूलम ऑफ चार्ज, नहीं भाई ये चार्ज होगा, आई एम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे ये डेफिनेशन, उसके बाद लिखोगे ये फॉर्मूला, और उसके बाद ये लिखोगे। समझ आ रही बात है? नहीं, ये आपका 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। कुछ आपको चीजें पता होनी चाहिए भाई। कई बार हमारा जो आंसर होता है ना, वो एम्पियर में नहीं होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, मिली एम्पियर में होता है, किलो एम्पियर में होता है, या फिर मेगा एम्पियर में होता है। तो आपको यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए। तो अगर 1 माइक्रो एम्पियर है और उसको आप एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 10 रेज टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिली एम्पियर से एम्पियर में चेंज करने के लिए 10 रेज टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किलो एम्पियर से एम्पियर में चेंज करने के लिए 10 रेज टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 1 मेगा एम्पियर से एम्पियर में चेंज करने के लिए 10 रेज टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ जी, और माइक्रो भी तो सर ऐसा ही होगा। कहां से है? अरे यार अच्छा, अब देखो जरा नेक्स्ट, ये जरा एक क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं वो आपसे। वो कह रहे हैं अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो अगर देखो सेंटेंस में कहीं आगे पीछे भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप ऐसा यूनिट की मदद से पहचान सकते हैं, ठीक है। इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो टाइम दिया हुआ है, याद रखना करंट जो है वो एम्पियर में होना चाहिए और जो टाइम है वो सेकंड्स में होना चाहिए। तो अब यहां पे दिया हुआ है मिनट्स में, तो मिनट से सेकंड में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड नहीं भाई, समझ गए। अब वो कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो हमें पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो करंट हमें गिवन है 0.5, चार्ज हमें नहीं पता, इसको क्यों लिख देंगे, टाइम हमें पता है 600, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0.5 इंटू 600, इस डेसिमल को हटाओगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 300 कूलम। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे एंड में एक स्टेटमेंट जरूर लिखना है कि 300 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू दी फिलामेंट। ठीक है, थ्रू दी फिलामेंट। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है अच्छे से? एनी डाउट? कुछ पूछना है? नेक्स्ट, अब जरा देखिए इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कैसे निकालोगे, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी बता देता हूं। करंट का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या? I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी।
भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जरा ध्यान दीजिएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है वही तो डिफाइन करेगा कि कितना चार्ज होगा। अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 1 कूलम चार्ज हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा हुए तो 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम। तो ये कितने कूलम चार्ज होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैंने NE से मल्टीप्लाई कर दिया। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मुझे यह पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। भाई एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना है तो 2 पे कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल चार्ज पता चल जाएगा। समझ आ रही बात है? नहीं तो वो आपसे यही कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट, सपोज n electrons passes through a conductor in t seconds, then total amount of charge passes through the conductor in t time is given amount of, कितना होगा भाई? भाई चार्ज की जगह पर क्या पुट कर दो? चार्ज की जगह पर क्या पुट कर दो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और साथ में क्या लिख दो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में क्या आ जाएगा? कूलम, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? टाइम टेकन। समझ आ रही बात है? नहीं? और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा करंट, और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो करंट का फॉर्मूला अगर चार्ज गिवन है, मतलब कूलम में डायरेक्टली गिवन है, और टाइम गिवन है, तो पीछे वाला फॉर्मूला ये वाला। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है? एज सच इस फॉर्मूले की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, जरा उस चीज पे गौर फरमाइए। मान लीजिए मैंने एक बैटरी ले ली, ठीक है, इस तरीके से, और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने एक किसी वायर से। अब वायर के अंदर क्या होंगे भाई, बताओ जरा? वायर के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे लगा लेते हैं एक छोटा सा स्विच। अभी आप आगे ये सिंबल्स वगैरह पढ़ोगे। ये है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां पे लगा लिया मैंने स्विच। ठीक है, ये क्या है? हमारी बैटरी। ये क्या है? हमारी बैटरी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एक मेटल है, अगर ये एक मेटल है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? इसके अंदर प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। अब इनकी डायरेक्शन क्या है? अभी इनकी डायरेक्शन है रैंडम, मतलब इसका जिधर मन कर रहा है मस्त घूम रहा है। कोई इधर जा रहा है, 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 कोई इधर, कोई इधर जा रहा है। समझ आ रही बातें? नहीं? लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किया जाएगा, जैसे मम्मी पापा घर में नहीं होते तो कोई सोफे पड़ा हुआ है, कोई बेड पे पड़ा हुआ है, कोई जमीन पे, जैसे पिताजी एंटर करते हैं फिर क्या होता है? सारे आ जाते हैं ना लाइन पे, टेबल पे, बुक के पास में। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करने लगते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ये किधर मूव करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्या इतनी बात समझ में आ रही? तो ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और याद रखना, जो करंट है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये हमारी क्या हो गई? डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट होते हैं, मूव करते हैं, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो आज से याद रखना, मैं जब भी डायग्राम वगैरह बनाऊंगा तो मैं करंट की जो डायरेक्शन है वो किधर दिखाऊंगा? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। समझ आ रही बात या नहीं? जरा देखिए इधर,
conventionally the direction of electric current in a conductor or a wire is just opposite to the direction of flow of electrons in the conductor or the wire. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है डायरेक्शन ऑफ करंट. समझ गए? कुछ नोट करने वाली बात है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी. इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर. ठीक है. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा कैसे लगाया जाता है? सीरीज में अरेंज किया जाता है. अब ये सीरीज और पैरेलल क्या है आपको आगे समझ में आ जाएगा. ठीक है. रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज नेग्लिजिबल. मैंने आपको बताया था वेरी लो. ऐसा तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं जिसका रेजिस्टेंस ना हो. रेजिस्टेंस होता है बट बहुत कम होता है. क्या कभी आपने कॉपर की वायर गर्म देखी है? कई बार गर्म हो जाती है भाई. आपने लगाया और उसको टच करके देखोगे तो वायर क्या हो जाती है? हीट कर जाती है. होता है नहीं होता है? तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर भी रेजिस्टेंस है. लेकिन हमें जो एमीटर लेना है वो ऐसा होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस ना के बराबर हो, नेग्लिजिबल हो. ठीक है.